अब उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं क्षेत्र के द्रोणाचार्य श्री प्रवीण जी भाटिया। सबसे पहले मां सरस्वती के श्री चरणों में नमन। मध्यकाल में नैतिक जीवन किस प्रकार से जिया जाए, यह बात बताने वाले संत भगवान श्री जंबेश्वर जी को प्रणाम तथा मंच पर विराजमान और मंच के समक्ष विराजमान प्रत्येक व्यक्तित्व को श्री गुरु जंबेश्वर का अंश मानते हुए प्रणाम। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी संक्षिप्त शब्दों में जंब दर्शन की। मैं पिछले कुछ समय से जंब दर्शन के विद्वानों से चर्चा कर रहा हूं ताकि मैं समझ सकूं कि भगवान श्री जंबेश्वर जी का दर्शन क्या है। वास्तव में वो दर्शन बहुत गहरा है लेकिन बेहद सरल भी है। जहां तक मैंने समझा है, दर्शन के भीतर ये छुपा है कि प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक जीवन जीना चाहिए। अभी मेरी बात श्री रजनीश बिश्नोई से हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 32वें शब्द में गुरुजी ये कहते हैं कि आचरण की पवित्रता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस शब्द में वे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि करण, दधीच, शिवी और बलि राजा, इन सब ने दान के माध्यम से प्रयास किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा भगवान श्री राम को मिली क्योंकि उन्होंने अपने आचरण को श्रेष्ठ रखा। तो कुल मिलाकर जंब दर्शन का सार यही है कि आप नैतिक जीवन जिएं और अपने आचरण को श्रेष्ठ रखें। यही भगवान श्री जंबेश्वर अपने अनुयायियों से, पूरे भारतवर्ष से और पूरे वैश्विक समुदाय से कामना करते हैं। अब बात आती है करियर को लेकर, क्योंकि आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं बालिका शिक्षा को लेकर, बालिकाओं के करियर को लेकर। देखिए, एक समय था जबकि बच्चियों के संदर्भ में ये माना जाता था कि इनका विवाह कर देंगे और ये अपने घर चली जाएंगी, लेकिन अब समय परिवर्तित हो चुका है, युग परिवर्तित हो चुका है और हमें इस बात को समझना है और हम इस बात को आत्मसात कर भी रहे हैं। आज मैं यहाँ पर 11 बजे पहुँच गया और मैंने देखा कि अभी मेरे पास समय है, तो मैं श्री गुरु जंबेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचा और वहां मैंने बेटियों से विस्तृत चर्चा की। विस्तृत चर्चा करने पर इन्होंने मुझे बताया कि सर, हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैंने कहा कि आप लोग मुझे पहले ही कृपया प्रश्न बता दें, लेकिन इन्होंने प्रश्न नहीं बताए। मैं उसी चर्चा का दोहराव करना चाहता हूं। बच्ची का करियर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बेटी के पास 2 ऑप्शन हैं, मैं ये मानकर चलता हूं, जिनमें से पहला ऑप्शन ये है कि झाड़ू, बर्तन, चौका, चूल्हा और ढेर सारे पशु। आप मेरी बात को समझ गए। और दूसरा ऑप्शन आपके पास परी बिटिया की तरह है कि एक लाल बत्ती वाली गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स, खूब सारे नौकर चाकर और जीवन में बहुत आराम और सम्मान।
तो हमें इनमें से किसको चुनना है ये हम पर निर्भर करता है। तो मैं प्रश्न करूंगा हमारी बेटियों से, कौन कौन सी बच्ची है जो परी दीदी वाला जीवन चुनना चाहती है? हाथ खड़े करेंगे। अरे सभी चुनना चाहती हैं। अच्छा, अब मेरा प्रश्न यहाँ उपस्थित मातृशक्ति से, माताओं से, कौन कौन अपनी बच्ची के लिए परी बिटिया जैसा जीवन चुनना चाहती है, वो भी हाथ खड़े कर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि प्रत्येक माँ और प्रत्येक बेटी ये चाहती है कि हमें एक आरामदेह जीवन चाहिए, एक बड़ा पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जैसे कि परी बिटिया को प्राप्त हो रही है। अब बात आती है कि वो प्राप्त कैसे होगी, ये एक मुद्दा है। लेकिन मैं बेटियों के साथ साथ हमारी मातृशक्ति से, हमारी माताओं से, अपनी बहनों से ये मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो सिर्फ अपनी बेटियों पर ध्यान न दें, जो किसी दूसरे की बेटी उनके घर आई हुई है, यानी कि बहू, उस पर भी जरूर ध्यान दें। अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे अवश्य पढ़ाएं। और मेरे पास ऐसी सासू माओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी बहुओं को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। तो मां भी श्रेष्ठ बने, अपनी बेटी के भविष्य को निर्धारित करें, ऊंचाइयां निर्धारित करें, और इसके अतिरिक्त सास भी श्रेष्ठ बने। तो हमारी बात हो रही थी बच्चों से, बेटियों से। आपको करना क्या है, मैं समय बहुत ही कम लूंगा। सबसे पहले एक काम करना है। मैं एक फार्मूले का जिक्र करने जा रहा हूं जिसे मैं TPW का फार्मूला कहता हूं। T का मतलब है टारगेट, अर्थात लक्ष्य। आज सुबह भी मेरी बेटियों से बात हुई तो प्रत्येक बच्चे को अपना लक्ष्य फिक्स करना है। तो मैं बच्चियों से पूछना चाहूंगा कि IAS कौन कौन बनना चाहती है? ठीक है। और अन्नू दीदी की तरह RPS कौन कौन बनना चाहती है? हाथ खड़ा करें, घबराए नहीं। जो सोचेगा वो वही प्राप्त कर लेगा। और फिर मेरा प्रश्न ये है कि टीचर कौन कौन बनना चाहता है? बिल्कुल सही। अब आज सुबह मेरी एक बात हुई थी, जैसे कि चर्चा में आ रहा था कि हर कोई तो गोल अचीव नहीं करेगा। कोई बात नहीं, हम प्लान बी को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। मैंने बताया था कि बेटियां 12वीं के साथ प्री BSTC और 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd की परीक्षा पर काम करते हैं, और सहारण साहब जैसे विद्वान प्रिंसिपल आपके पास हैं, आपका स्टाफ है, उनकी डायरेक्शन में काम करें और अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। आज आप IAS से मिले, आज आप IPS से मिले, आज आप RPS से मिले, आज आप RAS से मिले, और भी कितने ही लोगों से मिले, और अभी डॉक्टर साहब से भी आपकी मुलाकात तो होगी। तो अपने टारगेट को फिक्स करें, लक्ष्य का निर्धारण करें। आज सभी माताओं से भी मेरा आग्रह है कि वे घर जाकर पहला काम यही करेंगी कि अपने बच्चों से पूछेंगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि भाई तू क्या बनेगा। जब हम पूछते हैं तो वो अपना लक्ष्य निर्धारित करने लगता है, धीरे धीरे क्रमिक रूप से। तो टारगेट फिक्स करें और प्लान बी को भी मजबूत रखें कि अगर ये नहीं तो ये जरूर हम हासिल कर लेंगे। अब बात आती है किस पर? TPW की बात हुई थी। P का मतलब है प्लानिंग, यानी कि योजना। अब योजना क्या हो सकती है, उसे कॉपी पर लिखें। अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो परी दीदी जैसे IAS अधिकारियों से जब भी आपकी मुलाकात होती है तो उनसे पूछें कि कैसे बनते हैं। आप RAS बनना चाहते हैं तो श्री श्याम सुंदर जी
बिश्नोई जैसे व्यक्तित्व से जब आपकी मुलाकात होती है तो उनसे पूछें कि कैसे किया जा सकता है, तो प्लानिंग तैयार करें। आप घर बैठकर अपनी प्लानिंग भी तैयार कर सकते हैं। और फिर बात आती है सबसे बड़ी बात, W की। W का मतलब पता है क्या है? वर्क, यानी कि मेहनत। अभी हम क्या करते हैं कई बार कि रात को 8 बजते बजते खाना खा लेते हैं और फिर हमें नींद आने लगती है। तो नींद लेने वाला गोल अचीव नहीं करेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो फार्मूला याद रखेंगे, TPW, यानी कि टारगेट, प्लानिंग और वर्क। बस लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। एक मैं माताओं से फिर आग्रह करना चाहूंगा। मैं परी बिटिया की मम्मी श्रीमती सुशीला बिश्नोई से मिला तो मुझे ये लगा कि अगर परी की उपलब्धि है तो इसके पीछे उनकी मां की भूमिका ज्यादा है। तो बस ठीक वैसी ही भूमिका निभाएं जैसी कि परी बिटिया की मम्मी ने निभाई। आप सबका ये नैतिक दायित्व है। तो इतनी सी बात मुझे कहनी थी, लेकिन अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा। आज हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को जरूरत है इस बात की कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, सामाजिक कुरीतियों के क्षेत्र में काम हो और आपके समाज के एक विराट व्यक्तित्व आचार्य स्वामी श्री सच्चिदानंद जी इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं। मेरी उनसे जब विस्तृत चर्चा हुई तो मैं धार्मिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा, मैं एक निष्पक्ष मूल्यांकन करते हुए कह रहा हूं कि मुझे लगा कि ये वो व्यक्तित्व हैं जो भविष्य में राष्ट्रीय संत का दर्जा प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो समाज के लिए सोचते हैं, वो राष्ट्र के लिए सोचते हैं। तो इतना सा मेरा आग्रह था, निवेदन था। तो बेटियां जो है वो खूब मेहनत से पढ़ें, माताएं जो हैं अपनी बेटियों को प्रेरित करें, अपने बेटों को प्रेरित करें और इसके अतिरिक्त समाज के अंदर जितनी भी सकारात्मक चीजें हैं उन सभी के लिए आप अपने भीतर सकारात्मकता लाएं। खासकर आपके आइकॉन ऐसे व्यक्तित्व होने चाहिए। तो इतनी सी बात, अब बारी होगी प्रश्नों की। हालांकि मुझे बताया नहीं, कुछ बेटियां हंस रही हैं कि अब ये फंसेंगे, मेरे को भी डर लग रहा है। हाँ। मेरा नाम सोनू है। मैं श्री गुरु जपे बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न इस प्रकार है कि देखने में आया है कि प्रतियोगी परीक्षा की आयु सीमा में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, 40 वर्ष है। और इस 40 वर्ष तक अगर एक व्यक्ति 40 वर्ष तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता रहे और वह सफल न हो तो उसमें क्या वह सभी क्षेत्रों में असफल है? तो इसमें आपके क्या विचार है? देखिए, हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं जहां पर तमाम व्यवस्थाएं संविधान के अनुसार ही चलती हैं। अब बात ये आती है कि परीक्षा की अवस्था 40-45 वर्ष कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति सफल ना हो तो क्या होगा? जबकि मुझे लगता है कि अवस्था होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। आपके सामने एक उदाहरण श्री देवेंद्र जी बिश्नोई का आया कि जिन्होंने प्रयास किए, असफलताएं मिली, फिर नौकरी में गए, असिस्टेंट कमांडेंट बने और फिर लगातार परीक्षा देते हुए अंत में आरपीएस बने और आज आईपीएस के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। तो लोकतंत्र में अवसर सबको मिलना चाहिए। हाँ,
अगर हम अपनी योजना को बड़ा परफेक्ट रखते हैं, प्लान ए के साथ प्लान बी को भी मजबूत रखते हैं, तो असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं इसे सही मानता हूं। प्रश्न 2। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम नीतू बिश्नोई है। मैं श्री गुरु जम्बेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। गुरुदेव, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप बेहद कम फीस में निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, लेकिन कई संस्थान आरएस जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाखों रुपए फीस लेते हैं। फिर भी दोनों ये इतना अंतर क्यों है? क्या दोनों शिक्षण पद्धतियों में भी इतना अंतर है, जबकि परिणाम तो समतुल्य सा ही रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कुछ भी काम निःशुल्क नहीं कर रहा, सशुल्क ही कर रहा हूं। हाँ, लेकिन वो शुल्क इतना मिनिमम है कि प्रत्येक बच्चा उसे अफोर्ड कर सकता है। शायद ही कोई बच्चा होगा जो उसे अफोर्ड ना कर सके, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। और दूसरा लक्ष्य है कि 4 बातें आश्रम के मुख्य द्वार पर लिखी हुई हैं: संस्कार, रोजगार, राष्ट्रवाद और लोकहितवाद। जब हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के पेपर होते हैं, चाहे आईएएस के हों, चाहे आरएएस के हों, चाहे ईओ के हों, चाहे सब इंस्पेक्टर के हों, तो प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के पेपर्स पर 4 बातें और लिखी रहती हैं साथ में कि ईमानदार प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन, सकारात्मक दबंग प्रशासन और जातिवाद से रहित प्रशासन। आश्रम का लक्ष्य है एक सुंदर समाज का निर्माण करना। उसके लिए मैं और मेरे बहुत सारे साथी प्रयासरत हैं। जहां तक रही विभिन्न कोचिंग सेंटर्स की बात, मेरा ये मानना है कि संसार का प्रत्येक गुरु, प्रत्येक शिक्षणालय बेहद अच्छा है, क्योंकि हर गुरु, हर शिक्षणालय का एक ही लक्ष्य है और वो है कि उसका बच्चा चयनित होना चाहिए, उसका बच्चा संस्कारित होना चाहिए। तो सभी गुरु और सभी शिक्षणालय श्रेष्ठ हैं। शिक्षण पद्धति की बात करें तो जब नाम आश्रम है तो शिक्षण पद्धति भी हमारी परंपरागत ही है। तो शिक्षण पद्धति में जरूर थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक शिक्षण संस्थान को मैं श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि वो समाज और विद्यार्थी प्रत्येक का भला चाहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी।